सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि अफगानिस्तान में भारतीय कंसुलेट में तालिबान पहुंचा। कंधार और हेरात में जो 2 कॉन्सुलेट हैं जो अभी बंद किए गए हैं, जब तालिबान वहां पर पहुंचना शुरू हुआ तो वहां पर कॉन्सुलेट में, जो कंधार कॉन्सुलेट है, वहां से वो दस्तावेज ले गए। दोनों कॉन्सुलेट में खड़े वाहनों को भी ले गए। कंधार में और हेरात पहले जब कोविड के वक्त में वहां से भारतीय जो स्टाफ था, जो कर्मचारी थे, उनको निकाला गया था। कंधार में अभी हाल में निकाला गया है जुलाई में। वहां पर कुछ जो एजेंसी वहां पर पहुंचे ये लोग, वहां पर तलाशी ली। वहां पर अफगानियों के घर की भी तलाशी हो रही है। विदेशी एजेंसियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी तलाश कर रहे हैं और उनके बारे में पूछताछ चल रही है। और ये पूछताछ काफी वक्त से चल रही है। अलग अलग घरों में जाते हैं और बाकी लोगों से भी पूछते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं। कई तरह की चीजें यहां पर हो रही हैं और खबरें आ रही है, जैसे मैंने बताया कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और जो विदेशी एजेंसियां या फिर जो मदद कर रहे हैं इंटरप्रेटर्स, उनकी भी जान खतरे में है। उनको भी निकालना अमेरिका ने कहा है कि एक प्रायोरिटी है इस वक्त में। और कई तरह की बातें जो सामने आ रही है, उसमें क्या यह संभव है कि तालिबान पर किसी भी प्रकार से भरोसा किया जा सकता है? क्या स्थिति है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका मतलब क्या है? और ये हर जो वहां पर इंसान है अफगानिस्तान में आज की तारीख में देख रहा है और जो झेल चुका है वो भी देख रहा है। अब दिल्ली की जैसे मान लीजिए आप बात करें, यहां पर बहुत सारे अफगानी परिवार हैं और सुबह से आज दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी यहां पर रह रहे सैकड़ों अफगानी रिफ्यूजी दूसरे देशों के दूतावासों के बाहर इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश उन्हें अपने यहां रिफ्यूजी का दर्जा दे दें। इनमें से कुछ वो अफगानी महिलाएं भी हैं जिनके पति अफगानिस्तानी फौज में थे और तालिबान ने उन्हें मार दिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हम इस वक्त ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने हैं। हर रोज यहाँ पर अफगानी रिफ्यूजी आ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी हो, चाहे वो यूके एम्बेसी हो, यूएस एम्बेसी हो, और ये गुहार कर रहे हैं कि उनको वो लोग वीज़ा दे दें ताकि वो उनके यहाँ पर आ पाए। हमारे साथ ऐसी कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके साथ बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ हुई हैं, अत्याचार हुआ अफगानिस्तान में। हमारे साथ जो यहाँ मैडम खड़ी हैं, इनके हस्बैंड को 4 महीने पहले तालिबान ने मार दिया है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरगुना है। तो आप यहाँ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में आई हैं, क्या चाहते हैं? ये इसीलिए आए हैं क्योंकि जो रिफ्यूजीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनका बेटा है, ये अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। वो अपना पढ़ाई कर रहे थे अफगानिस्तान में, पर तालिबान की वजह से वो यहाँ पे आए। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे तो वो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे तो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये 3rd कंट्री जाके जहाँ पे ये अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। इनके हस्बैंड को क्या तालिबान ने मारा था? जी, वो प्रेसिडेंट होम में काम करते थे, तो उनको काम से निकलते 4-5 बजे के करीब उनको इनके घर के पास ही मारा है। कब? 4-5 महीने पहले। 5 महीने पहले? जी। काबुल में? जी, काबुल में। इनको यूएनसीआर कार्ड नहीं मिल रहा है क्या? अभी इनको इंटरव्यू के लिए 2 साल का टाइम दिया हुआ है। 2 साल बाद इनका इंटरव्यू होना है। और ये लोग अभी जैसे कि इनका फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, इन्होंने अपने घरों को अफगानिस्तान में किराए पे दिया था। अब जैसे तालिबान का टाइम आ गया तो अब वहाँ पे इनके घरों को तो वो हड़प लेंगे, तो ये खाएंगे पिएंगे क्या? हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है। यूएनएचसीआर हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है और बिल्कुल नहीं करता यूएनएचसीआर, कोई हेल्प नहीं। इवन वो हमारे काम नहीं कर रहे हैं। हम उनके दरवाजे के बाहर जाते तो वो यही कहते हैं कि अभी छुट्टी है, अभी बंद है, अभी कोविड चल रहा है, पूरा इंडिया ओपन है, यूएनएचसीआर अभी भी बंद है। मेरा पति गायब है। आपका पति गायब है? हाँ। क्या पुलिस में थे? हाँ, पुलिस में थे। पोस्टेड थे? उर्जगान थे। उर्जगान में थे? हाँ। तो आप यहाँ कब आई थी? या तो 2 महीने हुए, 2-3 महीने हुए हैं। हाँ। अभी पता नहीं चल पा, उनका फोन नहीं आ रहा है, अभी फोन नहीं, सब बंद है। अच्छा, आपको डर लग रहा है यहाँ पे? बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। तो अब देखिए, ये तमाम लोग हैं, इनके हस्बैंड पुलिस में थे, जिनको तालिबान के साथ कुछ हुआ, इनको लगता है वो घर नहीं आए हैं अब तक। ऐसी तमाम कहानियां हैं जिनकी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, वो कोशिश यही है कि उनको किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या यूएस या यूएनसीआर कार्ड मिल जाए, ताकि जो तमाम सुविधाएं यहाँ पर दूसरे लोगों को मिलती हैं इनको भी मिल सकें, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने, यूके एम्बेसी के सामने, यूएस एम्बेसी के सामने आपको तमाम अफगानी रिफ्यूजी मिल जाएंगे। सहयोगी शोएब रजा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
पंजाब में लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचते रहे कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की आज मुलाकात हुई। ये मुलाकात कैप्टन के मोहाली वाले घर पर हुई। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दोनों नेताओं से संयम बरतने की अपील की थी। सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद भी कैप्टन सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे और जनता से किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे थे। सिद्धू ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है कि कैबिनेट मंत्रियों को पार्टी दफ्तर में लोगों से मिलना चाहिए। इससे लोगों के मुद्दे हल करने में मदद मिलेगी। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा है कि पंजाब कांग्रेस भवन में मंत्रियों के बैठने के लिए रोस्टर को लेकर बेहद सकारात्मक समन्वय बैठक। मुंबई में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में अलग अलग थानों में 19 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें विलेपार्ले, खेरवाड़ी, माहिम और आजाद मैदान जैसे इलाके शामिल हैं। हाल ही में केंद्र में मंत्री बनाए गए नारायण राणे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई नेताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया था। पुलिस के मुताबिक इस यात्रा के आयोजकों और नेताओं को नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्री विभिन्न राज्यों में लोगों का आभार प्रकट करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। लोग सामने से आकर महाराष्ट्र के वसूली सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इन्हीं बातों से भयभीत होकर अब यह सरकार पुलिस के द्वारा 8 अलग अलग जगहों पर एफआईआर इन्होंने दर्ज किया है। क्या कारण है एफआईआर दर्ज करने का? जब कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रवादी और शिवसेना के नेता लोगों के बीच जाते हैं, हजारों लोगों की कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा करते हैं, तब कोई एफआईआर नहीं। वे चाहे जितने एफआईआर दर्ज कराए, ये जन आशीर्वाद यात्रा रुकेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर में पशु क्रूरता का एक मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक घोड़े को पार्टी के झंडे के रंग में रंग दिया था। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व पार्षद रामदास गर्ग ने इसे बुलवाया था। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और इनके प्रतिनिधियों का कहना है कि ये पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज बात करेंगे बिहार के राजनीति की। बिहार में आरजेडी में एक तरह से घमासान कहें या कहें कि दो भाइयों के बीच विवाद जो है वो सामने आया है और इसकी वजह ये हुई है कि आरजेडी के स्टूडेंट यूनिट यानी छात्र यूनिट में एक नई नियुक्ति की गई है। गगन कुमार को बनाया गया है आकाश यादव के बदले और ये नियुक्ति की है जो जगतानंद सिंह है जो कि बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक नियुक्ति की है गगन कुमार की, उस पर विवाद हुआ है, आपका क्या कहना है? आप कह चुके हैं कि आपने सही नियुक्ति की है। नहीं, हमसे पहले एक बार निश्चित जान लीजिए, हमसे किसी का विवाद कोई नहीं है, न कभी पहले हमसे विवाद किसी ने किया है, न अभी कोई हमसे कर रहा है। मैं विवाद में पड़ता ही नहीं हूं, मैं केवल अपने कार्य को करता हूं। तो लेकिन तेज प्रताप ने उस पर एतराज जताया है, भला क्यों? उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखा जाए, मुझे लगता है कि थोड़ी गलतफहमी सबको दूर कर लेनी चाहिए। संगठन के ढांचे को प्रभावशाली बनाने की जिम्मेवारी मेरी है राज्य के भीतर। केवल मैं उसी काम को करता हूं और उससे किसी को तकलीफ होती भी नहीं है। मैं तकलीफ किसी को देता भी नहीं हूं। आम आदमी भी मुझसे तकलीफ नहीं कोई पाता है, पार्टी के भीतर भी मुझसे किसी की तकलीफ नहीं होती है। तेज प्रताप ने कहा कि उससे पूछा ही नहीं गया, अब उससे बिना पूछे आपने किसी को अध्यक्ष बना दिया।
आपको मैं एक चीज बता दूं कि सलाह के लिए मेरे पास उपलब्ध हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और विधायक दल के नेता, सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष, हमारे संगठन के महामंत्री रूटीन वर्क के लिए सलाह देते हैं और बड़े कामों के लिए सलाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष देते हैं। तो सलाह के लिए जो उपलब्ध है मैं उनसे सलाह लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये तेज प्रताप है कौन, उससे सलाह क्यों लूं? नहीं, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, तो सम्मानित विधायकों को कोई समस्या होती है मुझसे चर्चा करते हैं, मैं उसका हल करता हूं। आपकी नियुक्ति को तेजस्वी ने हां किया है, तेज प्रताप ने ना किया है, तो क्या ये समझे सर कि दोनों भाइयों का घर का झगड़ा है, आपस में बन नहीं रही है किसी मुद्दे को लेकर के, और वो घर का झगड़ा जो है वो बाहर आ गया है? नहीं तो मैं तो कभी देखता ही नहीं हूं दोनों भाइयों में कोई विवाद, कभी विवाद होता ही नहीं। विवाद तब न हो जब दोनों के मिशन में, अभियान में कोई फर्क हो। हम सभी लोग कोई व्यापारी नहीं न है, अपने नफा नुकसान के लिए हम लोग नहीं न हैं। हम तो जिस आम आदमी के लिए, बेरोजगारों के लिए, कैसे जो अशिक्षित रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिनको 2 जेएन की रोटी नहीं मिलती है, दुनिया का सबसे हंगर नेशन भारत और भारत का सबसे हंगर स्टेट बिहार, और ऐसे लोगों की भूख मिटाने, वह भूख पेट की भी, वह भूख दिमाग की भी, इसके मिटाने में सभी लोग अभियान में लगे रहते हैं। यदि अभियान में कोई अंतर हो तब न कोई विवाद होगा। तो इसका मतलब तब तो, लेकिन एक भाई कुछ कहता है, एक भाई कुछ करता है तो दूसरा विरोध करता है, आखिर विरोधाभास तो है ना सर? दोनों भाइयों में परिवार के नाते कोई विवाद नहीं है और पार्टी में नीतियों के माने में भी दोनों में कोई विवाद नहीं है। लेकिन नियुक्ति के मामले में तो विवाद है। तेजस्वी के कहने पे आपने किया है, तेज प्रताप ने विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने। नहीं, वो हो सकता है कि कोई समझने में कहीं गलतफहमी हो गई हो, लेकिन नियुक्ति के जो मेरे अधिकार हैं, मुझसे भूल हुई थी अब तक कि 6-7 संगठनों को, चूंकि जब से हम अध्यक्ष बने चुनाव आ गया, कोरोना काल हो गया, लॉकडाउन हो गया, अनेक परेशानियों से जूझते हुए हम अपने अनुषांगिक 5-6 संगठन को बना नहीं पाए थे और उसी को मैं बना रहा हूं लगातार। आपने कहा कि आप जो सलाह लेते हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेते हैं, आपके जो नेता हैं प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेते हैं, तो इस पर लालू यादव जी से क्या आपकी बात हुई है? लालू यादव जी का क्या रुख है इस मामले में? उनको तो आखिर मालूम चला होगा ये झगड़ा, क्योंकि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके नियुक्ति करने के बाद। लालू यादव जी के रुख से अंतर कोई याद रख लीजिए, उनके रुख से अलग कोई नहीं न जा सकता। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता हैं और संविधान में उनके शब्द अंतिम शब्द होते हैं। इसलिए लालू प्रसाद जी की अब तक कोई मुझे निर्देश प्राप्त नहीं इस माने में हुआ, क्योंकि हमारे दल के किसी साथी को ऐतराज कुछ हो ही नहीं सकता इस पर, क्योंकि जो संवैधानिक काम है दल का, वो जिम्मेवारी उन्हीं के निर्देश पर और राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे बनाए संविधान है उसी के तहत हम सभी संगठन के लोग मिलकर के काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ सर कि आपको लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों का क्लीन चिट है आपके पास इस मामले में, जो आपने गगन कुमार को बनाया है छात्र संघ का अध्यक्ष। नहीं, देखिए सबकी भूमिका अलग अलग है। अब विधान मंडल में जो कार्य चलते हैं तो हमारे संसदीय दल की नेता है श्रीमती राबड़ी जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी, और वहां पर जो चीजें तय होती हैं उन लोगों के अधिकार क्षेत्र की आता है, और जहां पार्टी की आवश्यकता पड़ती है समर्थन की, हम सब उनको देते हैं, और जहां पार्टी के ताकत बढ़ाने के लिए आम जन के हित में काम करने का सभी लोग मिलकर निर्णय करते हैं,
लालू जी के सलाह के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सलाह के बाद उसी का कार्यान्वयन होता है। इसलिए किसी के एतराज का विषय हो ही नहीं सकता। सभी लोग हम लोग के पार्टी में मिलके काम करते हैं। हमारी पार्टी निर्विवाद है, सरकार में रही हो, सरकार से बाहर रही हो, सड़क पर आंदोलन हो, राष्ट्रीय जनता दल का जिनके लिए कमिटमेंट हो, चुनाव के दौरान जो हमारे तो लोगों से वादे थे, हम सरकार में नहीं आ पाए खड़ंत के तहत, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी घट तो नहीं गई? आज भी हम उसी वादे पे टिके हैं। हाँ, उनके लिए हमको कहना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, विधानसभा से लेकर के अन्य जगहों पे अपने सवालों को उठाना पड़ता है। अब सरकार उसमें नहीं मानती है तो आगे बात फिर बढ़ जाती है। चलिए जगदानंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर जाकर वहां राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से वीर भूमि तक लोकतंत्र बचाओ तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में ये यात्रा निकाली गई है। और राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस ने एक फोटो प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। यूथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी ने फोटो प्रदर्शनी का जायजा लिया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वाहनों को आपने क्रेन से उठते कई बार देखा होगा, लेकिन पुणे में एक बाइक को बाइक सवार समेत क्रेन से उठा लिया गया। मामला पुणे के पेठ इलाके का है। गुरुवार शाम को ये बाइक सड़क किनारे खड़ी थी और बाइक सवार बाइक पर बैठा हुआ था। तभी क्रेन से बाइक सवार समेत बाइक को उठा लिया गया। शुक्रवार को जब ये तस्वीरें सामने आई तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देश में छोटे बच्चों में कुपोषण आज भी बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले साल कुपोषण की वजह से जान गंवाने वाले 5 साल से छोटे बच्चों की संख्या में जरूर गिरावट आई है, लेकिन अब भी लाखों बच्चे जान गंवा रहे हैं। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में देखिए किस तरह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रैकेट्स अनोखी पहल के जरिए कुपोषित बच्चों की मदद कर रहे हैं। देश में 33% बच्चों का वजन कम है। हर 4 में से 1 बच्चा कुपोषित है। लेकिन इस चुनौती से निपटने का संकल्प लें तो कुछ हासिल किया जा सकता है। गायत्री की मां गायत्री को स्वास्थ्य केंद्र ले गई और उसके नतीजे से बेहद खुश है। One patient is there, गायत्री धांडे. She is a 10 months child. जब वो बच्ची आई तो she had got loose motions, vomiting, and as well as she had malnutrition. Her weight was 6 kg. 6 kg 400 grams. So she required both treatment as well as nutritional rehabilitation. But उनके पेरेंट्स तैयार ही नहीं थे उसको एडमिट करने के लिए। सबसे पहले तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा एडमिट हो। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारा बच्चा है, हम जो होगा देखेंगे, आप प्लीज़ बॉदर ना करें। मेरा बच्चा बहुत पहले सीरियस ही था, यहाँ पर भर्ती हुआ कि बहुत अच्छा हो गया। मेरा बच्चा पहला नाक से दूध पीता था, अब मुँह से पीने लग गया, खेलने कूदने लग गया। अच्छा है, यहाँ पर आने का मना कर रहा। इन लोग को इंजेक्शन लगातार करके उन लोग नहीं आने दे रहा था मेरे को, लेकिन मैं आ गया। अच्छा सुविधा है, टेबल पर अच्छा खाना मिलता, फिर दूध भी अच्छा मिलता। अभी मेरा बेटी पहले बहुत सीरियस ही था, अभी अच्छा दिखने लग गया पहले से। अभी उसका वजन ही अच्छा बढ़ गया, पहले बहुत कम था। तो ये अभी धीरे धीरे अपनी स्टडी लेवल पे आ गई है और अगर हमारे पास 10 डेज रहेगी तो उसका वजन हम बढ़ा भी देंगे विद आवर डाइट एंड प्रोटोकॉल।